हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। अच्छे होंगे और अच्छा करने की कोशिश कर रहे हो। गाइस, हमारी ये जो सीरीज है इतिहास के 25,000 से ज्यादा प्रश्न और उत्तर की श्रेणी में, तो उसमें हम बात करने वाले हैं आज हमारे चौथे भाग के बारे में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों से भरा हुआ होगा। और इसमें मैक्सिमम मार्क्स 50 हैं, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी 50 होंगे। और जो यहाँ पर टॉपिक हम कवर करने वाले हैं, ये ऐतिहासिक साहित्य जो है, जिससे हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, तो उसके बारे में बात करेंगे। सो प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चंस के लिए चार ऑप्शन होंगे, और यहाँ पर ये जो टाइमर सर्किल आपको दिख रहा होगा वायलेट कलर का, तो ये चलता रहेगा। सो इफ यू डोंट प्रैक्टिस यू डोंट डिजर्व टू विन। ओके, सो यू हैव टू प्रैक्टिस। गॉट इट। चलिए तो शुरू करते हैं हम। प्रत्येक प्रश्न के लिए 30 सेकंड का टाइमर है। सबसे पहला क्वेश्चन आता, 1839 में प्रकाशित द वॉइस ऑफ बीगल का लेखक इनमें से कौन है? हेरोडोटस, मेगास्थनीज, डार्विन या युवाल नोआ हरारी? आपको बताना है 1839 में एक बुक प्रिंट की गई थी, जिसका नाम था द वॉइस ऑफ बीगल। इसके लेखक निम्न में से कौन है? हेरोडोटस, मेगास्थनीज, डार्विन या युवाल नोआ हरारी? तो डार्विन, जिन्होंने की हमारे इवोल्यूशन का सिद्धांत भी दिया है। ठीक है, कि मानव का उत्पत्ति सिद्धांत, तो वो भी डार्विन ने दिया है। मानव के विकास का जो विसरण सिद्धांत है, कि कैसे मानव सभ्यता फैलती गई, वो इनमें से किससे संबंधित है? समांतर उद्गम सिद्धांत से संबंधित है, या एकात्मक उद्गम सिद्धांत से संबंधित है, या फिर उपयुक्त दोनों से संबंधित है, या प्रसार सिद्धांत से संबंधित है? बताइए फटाफट से। मानव के विकास का विसरण का सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? तो एकात्मक उद्गम सिद्धांत से संबंधित है। विसरण सिद्धांत एकात्मक उद्गम सिद्धांत से संबंधित है। इतिहास में इति शब्द जो होता है, उसका मतलब क्या होता है? जैसे इतिहास जो है ना, वो इतिहास, इति, ह और आस, इससे मिलकर बना हुआ है। तो इति का मतलब क्या होता है? जैसे उसमें जो ह है उसका मतलब होता है निश्चित रूप से, और आस का मतलब होता है था। तो इसमें इति का मतलब क्या है? प्राचीन, ऐसा ही, पूर्व के समय का, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऐसा ही। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा? ऐसा ही। विश्व का पहला वास्तविक इतिहासकार आप इसमें से किसे मानते हैं? हेरोडोटस, हीगेल, जॉन सीले एंड कार्ल मार्क्स? विश्व का, ये सारे के सारे इतिहासकार हैं। जैसे हीगेल है, जर्मनी का दार्शनिक रहा है हमारे लिए। ठीक है, और बहुत ही प्रसिद्ध है। उसके अलावा कार्ल मार्क्स को तो आप जानते ही होंगे, ये भी जर्मनी का दार्शनिक भी है, अर्थशास्त्री भी है, समाजवादी भी है, बहुत सारी चीजें हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा हेरोडोटस, जो विश्व का पहला वास्तविक इतिहासकार जिसको हम मानते हैं। इतिहास साहित्य की शाखा नहीं है, इतिहास विज्ञान है, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। ये कथन निम्न में से किसका है? हेनरी पिरेन, जेबी ब्यूरी, जॉन सीले, कार्ल मार्क्स? आपको याद होगा एमपीपीएससी 2020 की परीक्षा में आप पेपर उठाएंगे, आप वहां पर देखेंगे 2021 की परीक्षा में ये कथन वाले क्वेश्चन आपको हिस्ट्री से रिलेटेड दिखेंगे। ठीक है, तो इतिहास साहित्य की शाखा नहीं है, इतिहास विज्ञान है, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। जेबी ब्यूरी का कथन है। इतिहास के तहत हम अध्ययन करते हैं, किस चीज का अध्ययन करते हैं? अतीत का अध्ययन करते हैं, संस्कृति का अध्ययन करते हैं, समाज का अध्ययन करते हैं, या पृष्ठभूमि का अध्ययन करते हैं? तो इतिहास के अधीन हम किस चीज का अध्ययन करते हैं? तो ये बहुत ही कंफ्यूजिंग प्रश्न है अगर आप देखें तो। ठीक है, चलिए बताइए फटाफट से। ओके, तो ये अतीत का अध्ययन हम इतिहास के तहत करते हैं। ठीक है, पहले यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस, जेबी ब्यूरी, जॉन सीले एंड कार्ल मार्क्स। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स मैंने आपको बताया जर्मनी के थे। जेबी ब्यूरी जो है वो हमारे आयरलैंड के इतिहासकार हैं। उसके अलावा अगर आप बात करेंगे कि जो जॉन सीले हैं, वो हमारे इंग्लैंड के इतिहासकार हैं। ठीक है, और पहले यूनानी इतिहासकार किसको बोलेंगे आप? हेरोडोटस को बोलेंगे। मैंने आपको बाकी सारे ऑप्शन बता ही दिए थे। इतिहास विगत की राजनीति है, ये शब्द किसके हैं? ये कथन किसका है? सीले का है, हेरोडोटस का है, स्टाब्स का है, या ई एच कार का है? बताइए। जैसे आपने हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, ये बोलते हैं ना, बहुत ही मतलब बहुत बार बोला जाता है ये हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। तो ये सब कथन दिए गए हैं पहले। ठीक है, कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। ये कार्ल मार्क्स ने बोला था, पहले त्रासदी के रूप में, बाद में प्रहसन के रूप में। ये कार्ल मार्क्स का कथन है। तो इतिहास विगत की राजनीति है, ये सीले का कथन है। किसका कथन है ये? सीले का कथन है। इतिहासकार जिसे लिखता है वही इतिहास है।
इतिहासकार जिसे लिखता है वही इतिहास है, किसका कथन है? जी.आर. एल्टन, जे.बी. ब्यूरी, जॉन सीले एंड कार्ल मार्क्स। बताइए फटाफट से। जिसे लिखता है वही इतिहास है, इतिहासकार जिसे लिखे वही इतिहास हो गया। ये जी.आर. एल्टन का कथन है, जो कि हमारे ब्रिटिश मूल के, मतलब जर्मन के थे, बट इनका मूल ब्रिटिश था, ब्रिटिश मूल के इतिहासकार रहे हैं। किसने इतिहास को प्राचीन, मध्य और आधुनिक काल में विभाजित किया है? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। हेरोडोटस, प्लिनी, सेलेरियस एंड सिसरो। किसने इतिहास को प्राचीन, मध्य और आधुनिक काल में विभाजित किया है? हेरोडोटस, प्लिनी, सेलेरियस एंड सिसरो। तो मैं आपको बता दूं, सेलेरियस ने इतिहास को प्राचीन भारत, मध्य भारत और आधुनिक, इसमें विभाजित किया है। कार्बन 14 तिथि निर्धारण पद्धति का विकास किया किसने? हेरोडोटस, बी.ए. स्मिथ, सेलेरियस एंड बिलर्ड लिब्बी। कार्बन 14, जिससे हम पता लगाते हैं कि कोई भी चीज कितनी पुरानी है, जैसे हमें मुद्राएं मिली हैं, मिट्टी के बर्तन मिले हैं, कुछ भी चीज मिली है, लोहे का, तांबे का, तो उसमें हम कार्बन डेटिंग मेथड से पता लगाते हैं। पत्थरों की भी हम पता लगा सकते हैं। तो बिलर्ड लिब्बी ने कार्बन 14 तिथि निर्धारण पद्धति का विकास किया था। महाकाव्यों का रचना काल। महाकाव्य मतलब जो अनुश्रुतियों पर आधारित बहुत बड़े बड़े काव्य हैं, रामायण महाभारत जैसे, जिनको हम बहुत ज्यादा पुख्ता सबूत नहीं मानते हैं इतिहास का, अनुश्रुतियों पर आधारित इतिहास मानते हैं, बट हमें बहुत सारे जो साक्ष्य हैं वो मिलते हैं। तो इनका रचना काल मतलब ये कब से कब के बीच में रचे गए हैं, ये आपको मुझे बताना है। ठीक है, तो इनका जो रचना काल रहा है वो 400 ईसा पूर्व से 400 ईसवी के समय रहा है। 400 ईसा पूर्व से 400 ईसवी के समय। ब्राह्मण ग्रंथों का रचना काल कहाँ से कहाँ तक रहा है? अब देखिए, ब्राह्मण ग्रंथों के अगर बारे में बात की जाए ना, तो ब्राह्मण ग्रंथ में आपको स्मृति ग्रंथ आते हैं। ठीक है, बहुत सारे आपने देखे होंगे, मनु स्मृति जैसे, तो ये सब ब्राह्मण ग्रंथ हैं। श्रुति ग्रंथ आते हैं, ये सब ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ठीक है, और ये वेदों के आधार पर रचे गए हैं। तो आपको बताना है इनका रचना काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच में रचे गए। कब? 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच में रचे गए। ठीक है, इतिहास अपने को दोहराता है। मैंने क्या बोला? ये कथन। ठीक है, अब मैंने उस टाइम पे बहुत लंबा कथन बोला था, इतिहास अपने को दोहराता है, उसके आगे भी काफी कुछ, तो वो कार्ल मार्क्स का कथन था। बट यहाँ पे कार्ल मार्क्स ऑप्शन में नहीं है, लेकिन कथन भी छोटा है, अकेला इतना बोला गया है, इतिहास अपने को दोहराता है। ये बर्नी का कथन है, हीगेल का कथन है, कल्हण का कथन है और वी.ए. स्मिथ का कथन है। ये आपको मुझे बताना होगा। ठीक है, तो ये हीगेल का कथन है। गॉट इट? वेरी गुड। जातक एक ग्रंथ है, किस धर्म से संबंधित है? हिंदू धर्म से, जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से या सिख धर्म से? जातक जो है वो इनमें से किस धर्म से संबंधित है? ठीक है, जैसे हमारे ग्रंथ है ना, हिंदू धर्म के ग्रंथ हैं बहुत सारे, महाभारत, रामायण, बहुत सारे, महाभाष्य, बहुत सारे हैं। ठीक है, ऐसे जैन का भगवती सूत्र है, कल्प सूत्र है, तो ऐसे ही बौद्ध के भी बहुत सारे हैं। ठीक है, तो ये किसका है? जातक जो है वो बौद्ध ग्रंथ से संबंधित है। इसमें बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियों के बारे में वर्णन है, बहुत सारे वर्णन है इनके जन्म के। हिजरी संवत का प्रारंभ इसमें से कब तक माना जाता है? तो 652 ईस्वी में प्रारंभ हुआ हिजरी संवत, 632 ईस्वी में, 582 ईस्वी में या 622 ईस्वी में? बताइए। हिजरी संवत का प्रारंभ निम्न में से कब माना जाता है? हिजरी संवत का प्रारंभ निम्न में से कब माना जाता है? बताइए फटाफट से। अलग अलग बहुत सारे टाइप के संवत हुए हैं, प्रारंभ हुए हैं, जो कि 622 ईस्वी में हमारा हिजरी संवत का प्रारंभ हमें माना जाता है। ठीक है, गुप्त संवत का प्रारंभ बताइए कब से कब तक रहा है? तो 319 320 ईस्वी में प्रारंभ हुआ, 319 320 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ, 219 220 या 219 220 ईसा पूर्व? बताइए फटाफट से कि गुप्त संवत का प्रारंभ कब से कब हुआ है? गुप्त संवत का प्रारंभ जो हुआ है वो कब से कब के बीच में हुआ है? बताइए। ऐसे बहुत सारे संवत हुए हैं। कली संवत जो कि 3101 ईसा पूर्व में शुरू हुआ। तो गुप्त संवत के बारे में अगर हम बात करें तो ये 319 से 320 ईस्वी के बीच में शुरू हुआ। विक्रम संवत का प्रारंभ कब से कब तक रहा है? ठीक है, देखिए बेसिकली विक्रम संवत अगर आप ऐतिहासिक तौर पे देखें तो शकों पर विजय के उपलक्ष्य में
जो उज्जैन के स्थानीय राजा हुआ करते थे उस टाइम पर, विक्रमादित्य, उन्होंने ये शुरुआत किया था। ठीक है। और इसको हम मालवा संवत भी बोलते हैं, इसको हम कृत संवत भी बोलते हैं। ठीक है। तो बताइए आप, 58 ईसा पूर्व, 52 ईसा पूर्व, 58 ईसवी या फिर 63 ईसवी में प्रारंभ। तो 58 ईसा पूर्व में आपका विक्रम संवत प्रारंभ होता है। शक संवत बताइए। शक संवत जो आपका कुषाण का एक बहुत ही ज्यादा बेहतरीन शासक हुआ है, कनिष्क, उसने ये शुरू किया था, और उसका जो राज्यारोहण हुआ था उसके उपलक्ष्य में ये शुरू किया गया था। ठीक है। और ये संवत को दक्षिण में बेसिकली माना जाता है ज्यादातर। ठीक है। 22 मार्च 1957 को भारत सरकार ने ग्रेगेरियन संवत के साथ शक संवत को राष्ट्रीय संवत भी घोषित किया है। ठीक है। तो शक संवत बेसिकली 78 ईस्वी में प्रारंभ माना जाता है। ललित विस्तर एक ग्रंथ है, तो आपको बताना है कि किस धर्म से संबंधित है। ललित विस्तर, जैसे बहुत सारे धर्म ग्रंथ लिखे गए हैं ना, तो उन्हीं में एक ललित विस्तर है। अब ये जैन धर्म से संबंधित है, हिंदू धर्म से संबंधित है, पारसी धर्म से संबंधित है, या फिर आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है? बताइए फटाफट से। ललित विस्तर तो बौद्ध धर्म से संबंधित आपका ललित विस्तर ग्रंथ है। पृथ्वीराज विजय, ये एक रचना है। तो आपको बताना है कि इसका लेखक कौन है। पृथ्वीराज विजय। ठीक है। बताइए, जैनक, हेरोडोटस, मेगास्थनीज या फिर इनमें से कोई भी नहीं। पृथ्वीराज विजय के लेखक इसमें से कौन रहे हैं? ठीक है। चलिए, तो जैनक ने लिखा है पृथ्वीराज विजय। राज तरंगिणी के लेखक कौन है? कल्हण, हेरोडोटस, मेगास्थनीज, इनमें से कोई नहीं। देखिए, कश्मीर के इतिहास के बारे में आपको राज तरंगिणी से बहुत कुछ पता चलता है। ठीक है। तो आपको बताना है कि इसका लेखक कौन है, रचनाकार कौन है। कल्हण है, हेरोडोटस है, मेगास्थनीज है, या फिर उनमें से कोई भी नहीं। फटाफट, रास तरंगिणी के लेखक इसमें से कौन है? कल्हण। ठीक है। कल्हण द्वारा रचित पुस्तक है आपकी रास तरंगिणी, जिसमें हमें कश्मीर के इतिहास के बारे में पता चलता है। निम्न में से पाली ग्रंथ, देखिए पाली ग्रंथ बेसिकली ना, ये बौद्ध के टाइम पे बहुत ज्यादा ऊपर आए थे। ठीक है। पाली भाषा का बहुत प्रयोग किया गया है बौद्ध ग्रंथों में। तो ये दीपवंश, महावंश, त्रिपिटक, ये कौन सा इसमें से पाली ग्रंथ है? अब आपको पता होगा, अगर इसमें से जो भी बौद्ध धर्म से रिलेटेड होगा वो आप बता सकते हैं, या फिर ये तीनों रिलेट हो सकते हैं, क्योंकि डी ऑप्शन है। तो डी ऑप्शन इज राइट, क्योंकि दीपवंश, महावंश, त्रिपिटक ये सभी पाली भाषा में लिखे गए हैं, और ये हमारी बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है। नीति सार के लेखक कौन कौन है इसमें? कामंदक है, पद्मगुप्त परिमल है, चित्रगुप्त है, या महाभाष्य? बताइए फटाफट से। नीति सार के लेखक इसमें से कौन है? नीति सार। ठीक है। चलिए बताइए फटाफट। तो नीति सार के लेखक यहाँ पर कौन है? कामंदक। कामंदक ने नीति सार लिखा हुआ है। ठीक है। नव साहसांक चरित, इसके लेखक कौन है? पद्मगुप्त, परिमल, चित्रगुप्त, महाभाष्य, इनमें से कोई नहीं। नव साहसांक चरित जो है, इसके लेखक कौन रहे हैं? नव साहसांक चरित जो है, इसके लेखक कौन रहे हैं? फटाफट। देखिए, पद्मगुप्त परिमल ने नव साहसांक चरित लिखा हुआ है। दीपवंश और महावंश की रचना कहाँ पर हुई है? देखिए, दीपवंश और महावंश अभी मैंने आपको बताया कि ये बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ हैं, पाली भाषा में लिखे गए हैं। तो इनकी रचना कहाँ पर हुई है? आपके गुजरात में हुई है, पंजाब में हुई है, बर्मा में हुई है, या फिर श्रीलंका में हुई है। ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे धर्म ग्रंथ हैं। ठीक। इन्हीं धर्म ग्रंथों के साथ एक आपने अशोक के शिलालेख भी हैं, वो भी बहुत है। का 40 शिलालेख हैं जिनको हमने पढ़ा है, और वो बहुत अच्छे हैं। श्रीलंका में बेसिकली दीपवंश और महावंश की रचना हुई है। बौद्ध धर्म का एक बहुत गहरा प्रभाव श्रीलंका पर रहा है। परिशिष्ट पर्व संबंधित है बुद्ध से, हिंदू से, जैन धर्म से,
या पारसी धर्म से? परिशिष्ट पर्व बताइए किससे संबंधित है, ये किस धर्म से संबंधित है परिशिष्ट पर्व? फटाफट, परिशिष्ट पर्व निम्न में से किस धर्म से संबंधित है? तो परिशिष्ट पर्व बेसिकली जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है। गुजरात के इतिहास से संबंधित प्रबंध कोश, तेजपाल प्रशस्ति, प्रबंध चिंतामणि या उपरोक्त सभी, ये सभी रचनाएं हैं जिसमें आपको गुजरात के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सी रचना है जो गुजरात से या गुजरात के इतिहास से संबंधित है। प्रबंध कोश, तेजपाल प्रशस्ति, प्रबंध चिंतामणि या उपर्युक्त सभी? उपर्युक्त सभी। देखिए तीनों जो रचनाएं हैं वो गुजरात के इतिहास से संबंधित है। मुद्रा राक्षस के लेखक इसमें से कौन है? विशाखदत्त, पाणिनि, कलहण और तुलसीदास। मुद्रा राक्षस बेहद इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपने देखा होगा इसको। ठीक है। अपने एग्जाम में। तो आपको बताना है कि मुद्रा राक्षस का लेखक इसमें से कौन रहा है। ठीक है। देखिए इन ग्रंथों के बारे में ना बहुत कुछ हमें बन सॉरी, यहाँ पर विशाख दत्त सही आंसर होगा, बनावली नहीं है। विशाख दत्त इज द राइट आंसर। महाभाष्य के लेखक आपको बताना है कौन है? पतंजलि, पाणिनि, कलहण और तुलसीदास। महाभाष्य के लेखक इसमें से कौन रहे हैं? ठीक है। क्योंकि जो ये महाभाष्य है इसी पर एक व्याकरण ग्रंथ लिखा गया था जो कि महाभाष्य पर टीका टिप्पणी की गई थी, पाणिनि ने की थी। वो व्याकरण ग्रंथ था अष्टाध्यायी। ठीक है। और इसमें अच्छी खासी इतिहास की जानकारी आपको देखने को मिलती है महाभाष्य में। ऐसे ही जो मुद्रा राक्षस है ना, उसमें भी आपको चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। तो महाभाष्य के लेखक जो है वो पतंजलि हैं। पतंजलि जो योगाचार्य थे, योग गुरु थे, योग से संबंधित। बल्लाल राज, राज कभी हुआ करते थे? कहाँ किसके हुआ करते थे? भोज के, हर्षवर्धन के, पृथ्वीराज के और यशोवर्मन के? बताइए बल्लाल राज किसके राज कवि हुआ करते थे? जैसे आपने देखा होगा चंद्रबरदाई राज कवि थे पृथ्वीराज तृतीय के। ठीक है। पृथ्वीराज तृतीय आपको याद होगा ना, 1178 से 1192 के बीच में जो रहे हैं हमारे। तो बल्लाल राज जो राज कवि हुआ करते थे, ये किसके हुआ करते थे? सॉरी, यहाँ पर राखी गढ़ी नहीं है। जो हमारे बल्लाल राज है वो राजा भोज के राज कवि हुआ करते थे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? आर्थिक जीवन, राजनीतिक नीतियां, धार्मिक जीवन और सामाजिक जीवन। बताइए कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, कौटिल्य मतलब हमारे चंद्रगुप्त, मतलब हमारे सॉरी चाणक्य हमारे विष्णुगुप्त जिनको बोला जाता है। तो उनके अर्थशास्त्र में टोटल 180 प्राधिकरण में बटा हुआ है वो। और उसमें किस चीज पर सबसे ज्यादा बात की गई है? तो देखिए उसमें आर्थिक शब्दावली भी बहुत कुछ देखने को मिलती है, बट मेनली उसमें राजनीतिक नीतियां बहुत ज्यादा है। ठीक है। तो राजनीतिक नीतियों से ज्यादा संबंधित है। उपनिषदों का जो रचना काल रहा है वो क्या है? मतलब कब का है? उपनिषदों का जो रचना काल रहा है वो कब से कब का रहा है? बताइए। जैसे मैंने आपको बताया था महाकाव्यों का जो काल है वो 400 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी के बीच में रहा है। तो ऐसे ही उपनिषदों का जो रचना काल है, जिसमें उपनिषदों की सर्वश्रेष्ठ शिक्षा जो है पराविद्या, या जिसको हम बोलते हैं आध्यात्म विद्या, वो इसी समय पे लिखी गई है। 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के बीच का टाइम पीरियड रहा है। ठीक है। स्मृतियों का जो रचना काल है वो कब से कब तक का रहा, जिसमें मनु स्मृति आती है। ठीक है। चलिए, तो इसमें बहुत सारी चीजों के बारे में है, हमारे सामाजिक संगठन के बारे में लिखा गया, समाज के बारे में, राजा प्रजा के संबंध कैसे होने चाहिए, राजा का कर्तव्य, प्रजा का कर्तव्य क्या होना चाहिए, रीति रिवाज, बहुत सारी प्रथाएं, सिद्धांत, ये सब हमें स्मृतियों में देखने को मिलता है। तो इन स्मृतियों का रचना काल क्या रहा है, कब से कब के बीच में ये लिखी गई है? तो बेसिकली 200 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के बीच तक ये पूरी स्मृतियां आपको देखने को मिलेगी। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? इसमें से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था?
बहुत देखिए बहुत सारे विदेशी यात्री भारत आए हैं, आपने देखा होगा, ठीक है। तो उसमें से आपको ये बताना है कि कौन सा विदेशी यात्री सबसे पहले आया था, हेरोडोटस, एरिस्टोबुलस, निरियाकस या फिर आपका मेगास्थनीज। तो मेगास्थनीज सबसे पहले यहाँ पर आया था, ठीक है, ये आपको पता होगा। वेरी गुड। आगे देखते हैं, ये 350 ईसा पूर्व से 290 ईसा पूर्व के बीच में आया था। सिकंदर का सहपाठी, मतलब सिकंदर के साथ पढ़ाई लिखाई की है जिसने, वो इसमें से कौन है? हेरोडोटस, एरिस्टोबुलस, नेरियाकस या इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। देखिए बेसिकली जहाजी बेड़े का अध्यक्ष है जिसको बोलते थे उस टाइम पे एडमिरल, यही हुआ करता था। और सिकंदर ने सिंधु और फारस की जो खाड़ी के बीच के तट का पता लगाने के लिए इसको भेजा था। फिर इसने अपने बहुत सारी चीजों में बताया है उसके बारे में। तो निरियाकस जो है वो सिकंदर का सहपाठी था और बहुत ही ज्यादा विश्वास पात्र था। मुद्रा राक्षस बताइए, उपन्यास है, विशाख दत्त ने जो लिखा है मैंने आपको बताया, या फिर महाकाव्य है, या चरित्र संहिता है, या नाट्य ग्रंथ है। तो मुद्रा राक्षस क्या है, ये आपने बहुत बार बॉलीवुड में जो डिसेंट टाइप की सेलिब्रिटीज हैं उनसे सुना होगा, नसरुद्दीन शाह टाइप लोगों से, ठीक है, ओमपुरी लोगों से या जो भी है। क्योंकि मुद्रा राक्षस नाटक है, नाट्य ग्रंथ है, उसमें बहुत सारे नाटक बताए गए। बाण भट्ट राज कवि हुआ करते थे, तो किसके हुआ करते थे वो आपको बताना है कि बाण भट्ट किसके राज कवि थे, ठीक है। हर्षवर्धन के, बल्लाल सेन के, पृथ्वीराज के, या फिर यशोवर्मन के। देखो बाण भट्ट है या जयचंद्र हैं, राजानाथ द्वितीय हैं, ये सब राज कवि हैं। तो बाण भट्ट किसके हुआ करते थे? हर्षवर्धन के। ऐसे ही जयचंद्र किसके हुआ करते थे? हम्मीर देव के, ठीक है। चलिए यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का रचना क्षेत्र सप्त सैंधव क्षेत्र है, आर्क क्षेत्र है, जावा द्वीप है, या कुरु पांचाल देश है। देखिए भारत का जो एरिया है जिसको आप अखंड भारत बोलते हो, उस अखंड भारत जो आज को आप जिसको अखंड भारत बोलते हो, उसने उससे भी बड़ा एरिया था जम्बू द्वीपे, ठीक है। भारत खंडे तीसरी भारत खंडे जम्बू द्वीपे। तो वही अ, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की रचना का क्षेत्र सप्त सैंधव क्षेत्र है, ठीक है। ऋग्वेद का रचना क्षेत्र इसमें से कौन सा है? सप्त सैंधव क्षेत्र, आर्य क्षेत्र, जावा द्वीप, या कुरु पंचाल देश? बताइए ऋग्वेद का रचना क्षेत्र इसमें से कौन सा है, क्योंकि सबसे पहले रचना ऋग्वेद की हुई है, उसके बाद सबसे बाद का जो वेद है वो अथर्ववेद है, और ऋग्वेद में भी कुछ कुछ अध्याय बाद में जोड़े गए हैं, ठीक है। यस, तो बेसिकली सप्त सैंधव क्षेत्र में आपको ऋग्वेद की रचना है, और जो आपका यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद है वो कुरु पांचाल देश है, ठीक है। तो ये दोनों आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं, आनंद भट्ट इसमें से किसके राज दरबारी कवि हुआ करते थे? चलिए जैसे विक्रमादित्य जो छठे नंबर के थे, सिक्स, उनके जो राज कवि हुआ करते थे वो थे बिल्हण, ठीक है। और चंद्रवरदाई आपको पता ही है, पृथ्वीराज तृतीय के राज कवि थे। बागपति राज जो थे वो यशोवर्मन के हुआ करते थे। तो ऐसे ही आनंद भट्ट भी किसी ना किसी के थे, तो वो आपको बताना है, तो बल्लाल सेन के, ठीक है। और अगर आपसे पूछे कि भैया आनंद भट्ट बल्लाल सेन के जो राज कवि थे वो तो ठीक है, बट ये कब से कब तक रहे हैं सैन डायनेस्टी का? तो 1158 से 1178 के बीच में रहे हैं। इब्न हौकल एक व्यापारी था जो कि सीरिया से आया था, बगदाद से आया था, लीबिया से आया था, या इनमें से कोई नहीं। इब्न हौकल एक व्यापारी था, और आपको बताना है कि ये कहां से आया हुआ था, बताइए फटाफट। इब्न हौकल एक व्यापारी था, सीरिया, बगदाद, लीबिया। तो बगदाद से आया था आपका इब्न हौकल। एक ग्रंथ है यूफांची, इसके लेखक कौन है? चाउजू ली, चाउजू फू, चाउजू कुआ एंड चाउजू कून। तो एक ग्रंथ है यूफांची नाम से, आपको बताना है कि इसके लेखक कौन है, फटाफट। चीनी लेखक, चीनी ग्रंथ है, चीनी लेखक है चाउजू कुआ, ठीक है। शिहाब अल दीनू मारी यात्री आया था, ये कहां से आए थे? शिहाब अल दीनू मारी यात्री
मिस्र से थे, सीरिया से थे, मध्य अमेरिका से थे, या भारत के ही कुछ स्थानों से थे? मिस्र, सीरिया, मध्य अमेरिका या फिर भारत। शिहाब अल दीनू मारी ये आपके सीरिया से थे। ठीक है। प्रथम भारत शास्त्री किसको कहा जाता है? अल बेरूनी, अल मसूदी, या उपयुक्त दोनों को, या फिर इनमें से कोई नहीं? पहला भारत शास्त्री किसे कहा जाता है? बताइए फटाफट से। देखिए, पहला भारत शास्त्री जो है वो इनमें से किसको कहा जाता है? अल बेरूनी को। किसको? अल बेरूनी। अल मसूदी भी एक यात्री था। कहाँ का था? मतलब क्या था? यूनानी था, पुर्तगाली था, अरबी था, या ग्रीस का था? अब देखो, अगर आपको थोड़ा सा भी सेंस होगा तो आपको उसी से दिख रहा है, नेम से ही पता चल रहा है ना, नेम इंडिकेट कर रहा है कि भैया ये कहाँ का होगा। तो यूनानी, पुर्तगाली, अरबी या ग्रीस? भैया अरबी था ये, अल मसूदी। देवपाड़ा प्रशस्ति लेख है एक, ये किससे संबंधित है वो आपको बताना है। देवपाड़ा एक प्रशस्ति लेख है, आपको बताना है कि ये किससे संबंधित है। देवपाड़ा प्रशस्ति लेख निम्न में से किससे संबंधित है? विजय आचार्य, नागार्जुन, नागसेन और विजय सेन। फटाफट। तो भैया ये विजय सेन से संबंधित है देवपाड़ा प्रशस्ति लेख। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तंजौर का जो बृहदीश्वर मंदिर है वो किस शैली से बना हुआ है? तो मध्य शैली, द्रविड़ शैली, नागर शैली, या मिश्रित शैली? बताइए फटाफट। द्रविड़ शैली से बना हुआ है तंजौर का बृहदीश्वर मंदिर, एक बेस्ट एग्जाम्पल है। बोरोबदूर, यहाँ स्तूप भी है कुछ कुछ। वो मंदिर स्थित है कहाँ पर? भारत में ही है, बर्मा में है, वियतनाम में है, या इंडोनेशिया में है? बताइए। देखिए, उस टाइम कंबोडिया को बोला जाता था कंबुज, वियतनाम हुआ करता था आपका चंपा। ठीक है। और इंडोनेशिया में आपके आते थे जावा, सुमात्रा, बाली, बोर्नियो, ये सब द्वीप समूह आते थे आपके इंडोनेशिया में। ठीक है। और सियाम जो था वो थाईलैंड था। तो इंडोनेशिया में आपको बोरोबुदुर मंदिर जो है वो देखने को मिल जाएगा। अंकोर वाट कंबोडिया में एक मंदिर है, वो शैव धर्म से संबंधित है, वैष्णव धर्म से संबंधित है, कापालिक से संबंधित है, या इनमें से कोई भी नहीं? ठीक है। तो एक कंबोडिया में अंकोर वाट का मंदिर है, वो बताना है। और इसकी स्थापना अगर आप बात करें तो जो 12वीं सदी के आसपास कराई गई थी। और एक कौंडिय वंशी शासक हुआ करता था, सूर्य वर्मा, उसने कराई थी। ठीक है। तो ये वैष्णव मंदिर है। गुड। चलिए। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको सारी चीजें समझ आई होंगी। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस मैंने सिलेक्ट किए थे। और ये एक फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे एमपीपीएससी क्रैक कर सकते हैं आप, ये आप अगर आप इस चीज को पढ़ेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ आएगा। ये पूरा का पूरा एक शॉर्ट आपकी समरी है। रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिवीजन करना बिल्कुल मत भूलिएगा भूलिएगा।